हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है 23 जून 2023 के करंट अफेयर्स के ऊपर है और स्टेट हरियाणा है एंड आर्टिकल 8 है। मेरा चैनल न्यू है, सो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ला पाऊँ। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकी रमन एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 20 जून 2023। तो यहाँ पर ये न्यूज़ कह रही है कि गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निर्देशक थे स्वामीनाथन जानकी रमन, उनको आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है 20 जून 2023 को। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है, फिनलैंड पार्लियामेंट इलेक्टेड द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी पैट्री ओरपो एज कंट्री न्यू कंट्री प्राइम मिनिस्टर बाय द पार्लियामेंट। अब ये न्यूज़ कहती है कि फिनलैंड की संसद ने कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे पैट्री ओरपो, उनको फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना है। ये पैट्री ओरपो की ही फोटो भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल विडो डे ऑन 23 जून सिंस 2011। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है ये बनाती है विडो डे, हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस बनाया जाता है। और ये कब से बनाया जा रहा है? 2011 से। एम क्या है इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस फेस्ड बाय द काउंटलेस विडो हु ऑफ्टन फाइंड themselves in poverty, or make to raise awareness about the plight of widow worldwide and advocate for their right and well-being। तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य है कि अनगिनत विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, जो अक्सर ऐसी लेडी होती हैं जो कि गरीबी में ही रहती हैं, मतलब बचपन से ही लेके आगे तक गरीबी में रहती हैं, तो उनकी जो वित्तीय कठिनाई हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इनके अलावा दुनिया भर में विधवाओं के भेदभाव को सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों से, भेदभाव वाली परेशानियों से, उनकी वित्तीय समस्याओं से, इन सब से उन्हें अलग करना या उनसे निजात दिलाना, ये विडो डे के लिए मेन इनका उद्देश्य रहता है विडो डे पे, कि औरतों को इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े। और अक्सर ऐसी औरतें होती हैं जिनके पति की मृत्यु के बाद उनकी सही विरासत से वंचित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र आज के इस वैश्विक समाज में विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए नए विषयों को पेश करता है। और इन्हीं नए विषयों पर रिलेटेड जितने भी विषय जो संयुक्त राष्ट्र पेश करता है, वो सारे के सारे लेडीज़ के हक मतलब राइट्स के लिए होते हैं, और कैसे कैसे लेडीज़ उनसे जूझ के आगे बढ़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। इस बार जो 2023 था, उसमें विडो डे का जो थीम था वो था इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। और ये थीम जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक कार्यक्रम इस विषय के चारों ओर घूमेंगे, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में अभिनव समाधान और तकनीकी प्रगति की भूमिका को उजागर करना है। तो यहाँ पर ये जो थीम रखी गई है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये स्पेशली जेंडर इक्वलिटी के बारे में है कि भाई लड़का और लड़की समान है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो वो ये काम नहीं कर पाएगी या उसको कम सैलरी दी जाए, इस पे सारा का सारा बेस्ड है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, द इनॉग्रल इंटरनेशनल विडो डे वाज इस्टेब्लिश। सबसे पहले जो मतलब विडो डे इस्टेब्लिश हुआ था वो 2005 में हुआ था लोम्बा फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन 2011 से इसे बनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है पोरिलिफिक
writer Salman Rushdie has been awarded the prestigious prize for German book trade for 2023 on 19 June 2023 for his contribution to the literacy world। ये न्यूज़ कहती है कि भारतीय मूल के जो सलमान रुश्दी हैं, ये भारत के ही रहने वाले हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं। तो भारतीय मूल के जाने माने लेखक सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये इनके लिटरेसी में कंट्रीब्यूशन के लिए, और ये पुरस्कार इनको 19 जून 2023 को दिया गया था। ठीक है, और ये इनके लिटरेसी में कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। राइटर अरुंधति रॉय हैज़ बीन अवार्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर कॉम्प्लाइंस ऑफ इजी टाइटल आज़ादी। ये न्यूज़ कहती है कि लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को उनके नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रांसीसी अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो आप बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें इन न्यूज़ को। दूसरा न्यूज़ है आलोक कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप on digital technology for development effective May 1st 2023। Alok Kumar is the cooperative officer and senior vice president head of the global smart city business NEC corporation and president and CEO और NEC corporation इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो आलोक कुमार हैं, ठीक है, इनको एशियाई बैंक के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिक पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है, जो 1 मई 2023 से प्रभावी होगा। मतलब ये बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आलोक कुमार हैं, ये कॉर्पोरेट अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष NEC कॉर्पोरेशन में ग्लोबल स्मार्ट सिटी बिजनेस के प्रमुख और NEC कॉर्पोरेशन इंडिया के अध्यक्ष और CEO हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, ये आलोक कुमार जी की फ़ोटो है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ कैडर अमित अग्रवाल 1993 बैच IAS ऑफिसर टुक चार्ज एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO of the Unique Identification Authority of India which administer आधार on 20 जून 2023। ये न्यूज़ कहती है कि भारतीय जो छत्तीसगढ़ कैडर के जो अमित अग्रवाल हैं 1993 बैच के IAS ऑफिसर, उन्होंने क्या चार्ज लिया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, किसका, UIDAI का, ठीक है, जो कि आधार वगैरह के लिए काम करती है। तो अमित अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने मंगलवार को 20 जून 2023 को UIDAI के CEO का पदभार संभाला है। UIDAI की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में न्यूज़ देना भूल गई हूँ जानकारी। आप हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारतीय विशिष्ट, ये आलोक अग्रवाल है, तो आप अमित अग्रवाल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो UIDAI के बारे में बात करते हैं तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है UIDAI की, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, हिंदी में इसका नाम है। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना भारत के सभी नागरिकों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि UID द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके। UIDAI भारत के नागरिकों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी कराता है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब बात आती है नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है कि
Acharya N. Gopi has been selected for Professor Kothapalli Jaya Shankar Award instituted by Bharat Jagriti, a cultural organism and extended arm of Bharat Rashtra Samiti, on 21st June 2023 in Telangana. सारस्वता परिषद इन एबिट्स। अब यहाँ पर ये बात क्या बोल रहा है कि आचार्य एन गोपी को एक सांस्कृतिक संगठन और भारत राष्ट्र समिति की विस्तार शाखा भारत जागृति द्वारा स्थापित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एन गोपी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आप इसे मत भूलिएगा। यह पुरस्कार 21 जून को एबिट्स में तेलंगाना सारस्वत परिषद में आयोजित एक कार्यक्रम में गोपी चंद को प्रदान किया जाएगा। मैं लेट हो गई तो प्रदान किया जा चुका है 21 जून को। भारत जागृति द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हर साल साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत इस साल से हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनती है कि ये जो पुरस्कार है कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, ये इसी साल से शुरू हुआ है, तो आने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। आप ध्यान रखिएगा, आचार्य एन गोपी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये हैं आचार्य एन गोपी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अपने आप में। एस्टोनिया पार्लियामेंट अप्रूव्ड ए लॉ टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑन 20 जून 2023। इट इज़ द फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री टू डू सो। देखिए, इससे पहले अदर यूरोपियन कंट्री में था, लेकिन एस्टोनिया पहली सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज बताया है। ठीक है, और ये कब बताया? 20 जून 2023 को। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया है, जिससे वह ऐसा करने वाले पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। 2023 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री, मतलब एस्टोनिया के प्रधानमंत्री राइट नाउ कैलाश हैं, के नेतृत्व वाले उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से 101 सीटों वाली संसद में 55% जो लोगों ने इसको वैध बताया था। इससे पहले 35% इसके लिए वोट मिले थे, तो ये जो है पारित नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार 2023 में इस बिल के लिए, सेम सेक्स मैरिज के बिल के लिए 55% वोट मिले हैं और ये पारित हो चुका है। एस्टोनिया संसद ने विधेयक पर मतदान किया और यह पारित हो गया, जिससे एस्टोनिया बाल्टिक क्षेत्र में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ये पहला देश बन गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आदिया has been appointed chairman of GIFT City Limited in Ahmedabad on 20 जून 2023। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हसमुख आदिया हैं, उनको गिफ्ट सिटी लिमिटेड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे न्यूज़ लिखी है, द एंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक इन गांधीनगर, एक गिफ्ट सिटी चेयरमैन आदिया रिप्लेस सुधीर। हसमुख आदिया ने किसको रिप्लेस किया है? सुधीर मानकेंड को। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे ये गुजरात के। तो यहाँ पर पूरा न्यूज़ आपको दिया गया है कि आदिया के बारे में बात करते तो हसमुख आदिया एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त सचिव और राज सचिव हैं। प्रमुख हसमुख आदिया से पहले गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मार्कंड अध्यक्ष पद पर थे। गिफ्ट सिटी के लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और वित्तीय और प्रौद्योगिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। हसमुख आदिया को गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड GACL और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हसमुख आदिया हैं। अब हम गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हैं कि गिफ्ट सिटी क्या है। देखिए,
गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। गुजरात इंटरनेशनल, जो कि मैंने ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये पूरा मैंने दिया हुआ है, एक मिनट, ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है गिफ्ट सिटी के बारे में, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसका फुल नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, भारत के गुजरात के गांधीनगर जिले में निर्माणाधीन एक केंद्रीय व्यापार जिला है। मतलब जो गिफ्ट सिटी है ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यह है भारत का पहला परिचालन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। नेक्स्ट आता है, गिफ्ट सिटी को गुजरात सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया गया है। गिफ्ट सिटी के 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और घरेलू टैरिफ क्षेत्र। IAFSC को वैश्विक वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मीन्स की इसकी जो संस्था है गिफ्ट सिटी की पहली जो वित्तीय सेवा केंद्र है, इसको वैश्विक वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दूसरी जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र है, उनको घरेलू व्यवसायों को पूरा करने, मतलब किस तरीके से घरेलू व्यवसायों के लिए फाइनेंस के लिए जारी किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की, तो गठन की हुआ है गुजरात का 1 मई 1960, फाउंडेशन डे मीन्स 1 मई 1960, एंड राजधानी है गांधीनगर, इंग्लिश में कैपिटल गांधीनगर। राज्यपाल गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, एंड मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट न्यूज़, ऑन थर्सडे फिच रेटिंग रेज इट्स फोरकास्ट फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3% फॉर द करंट फिजिकल ईयर 2023-2024, इट्स प्रिडिक्शन ऑफ 6% ऑन 22 जून। ये जून लिखा हुआ है, डब्ल्यू को प्लीज़ हटा दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फिच रेटिंग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष में 2023 और 24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व अनुमान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बताई है 6.3%, ठीक है, जिसको इन्होंने 6 से बढ़ाकर, पिछले साल इन्होंने 6 बताई थी और इस बार इन्होंने इसको 6 से 6.3 कर दिया है। तो ये न्यूज़ कब की बनती है? 22 जून की, ठीक है। ऑन थर्सडे मीन्स 22 जून को फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है, इसे 6% से बढ़ाकर 6.3 कर दिया है। पहले इन्होंने इसी को 6% बताया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, अलीबाबा अपॉइंटेड एडी वू एज ए न्यू CEO एंड जॉय तसाई एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर। अलीबाबा ग्रुप ने एडी वू को नया CEO और जॉय तसाई को एग्जीक्यूटिव मैनेजर मीन्स कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट ये है हमारे EDO, ठीक है। अब अलीबाबा की बात करते हैं। अलीबाबा जो ग्रुप है होल्डिंग लिमिटेड है, चाइना की मेनली ये कंपनी है, ठीक है। अलीबाबा चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्पेशलाइजेशन है इसका ई-कॉमर्स में, रिटेल में, इंटरनेट में एंड टेक्नोलॉजी में। हेड क्वार्टर है अलीबाबा का चाइना, हांगझाऊ चाइना है। मुख्यालय हिंदी में है मुख्यालय हांगझाऊ चाइना। फाउंडेड हुआ था 4 अप्रैल 1999 को, मतलब 4 अप्रैल 1999 को ये फाउंडेड हुआ था। इसके फाउंडर थे, मेन जो फाउंडर थे जैक मा थे, उसके अलावा जो असिस्टेंट फाउंडर थे, मतलब असिस्ट फाउंडर थे, वो थे जोसेफ सई तसाई, जहांगीन एंड जियान हांगजिन और भी अदर्स, ठीक है। तो मेन जैकमा आता है अलीबाबा के फाउंडर में, देन फिर जो असिस्ट जो इसके फाउंडर थे वो अलग अलग हैं। जैसा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में कि अलीबाबा ये एक चाइनीज़ बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये ई-कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी में विशेषता रखता है। जैसे अमेज़ॉन है वैसे ही अलीबाबा कंपनी है। अलीबाबा ई-कॉमर्स, खुदरा, इंटरनेट सेवाओं और प्रौद्योगिक समाधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। कंपनी की प्राथमिक ताकत उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे alibaba.com, तबाओ
टी मॉल और अली एक्सप्रेस में निहित है। अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा का क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीज़न बुनियादी ढांचे, डेटा भंडारण और एआई क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट न्यूज़, ये जो नीचे वाली लाइन है कि अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा कंप्यूटिंग डिवीज़न, ये सारी सुविधाएं भी अलीबाबा प्रदान करता है, अलीबाबा कंपनी प्रदान करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है द तमिलनाडु पुलिस ऑन थर्सडे लॉन्च, तमिलनाडु पुलिस ऑन थर्सडे लॉन्च ए न्यू स्कीम, तमिलनाडु पुलिस ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पेंगल पाथू काप्टोथीटम, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये वुमेन सेफ्टी के लिए है और ये स्कीम 20 जून 2023 को तमिलनाडु पुलिस ने लॉन्च की है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लेडी जो हैं 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक रात में जॉब करती हैं और उन्हें आने जाने में परेशानी होती है या उन्हें सेफ़ फील नहीं होता है, तो जो तमिलनाडु पुलिस है, अगर वो लेडी इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करती हैं तो तमिलनाडु पुलिस उनको वाहन प्रोवाइड कराएगी एट द स्पॉट, ठीक है। तमिलनाडु पुलिस ने हिंदी में लिखा हुआ है 20 जून को चेन्नई शहर में पेंगल पाथू काप्टोथिफ्ट नामक एक योजना शुरू की गई है। उन महिलाओं को सुरक्षित परिवहन मतलब जो व्हीकल है वो प्रदान कराने के लिए जो महिलाएं 10 से 7 बजे के बीच में काम करती हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो स्टेटहुड डे है उसके बारे में बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर की बात करते हैं तो रविंद्र नारायण रवि गवर्नर हैं। स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 को ये बना है। इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना में, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बनाना और जो फूल हैं उनको प्रोवाइड कराता है। सेकंड नंबर पे ये उत्पादक देश है। सेकंड नंबर पे कोकोनट, रबर और मैंगो, सब सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो नारियल है और रबड़ है और मैंगो वो बनते हैं। और थर्ड नंबर पे पीनट भी है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे ये कॉफ़ी के मामले में, ये कॉफ़ी पे ई आएगा, डबल बाई आ गया। और थर्ड नंबर पे ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 14 जनवरी इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से निर्धारित की गई थी। यहाँ पर वही जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे बस एक चीज़ जुड़ी हुई है कि इसका लोकप्रिय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु केले और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, रबर, फल, मूंगफली, नारियल का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है और कॉफ़ी का तीसरे बड़ा सबसे उत्पादक है। तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है 13। इसमें ये बोल रहा है कि योगा डे इवेंट इन सूरत हैज़ set a new Guinness World Record for the largest gathering of people for yoga session at one place. In Yoga Day, 1.3 lakh people took part in the event and broke the previous record. देखिए लास्ट टाइम अभी की बात करते हैं तो योगा डे जो कि 21 जून को था, इस दिन क्या हुआ है, इस दिन सूरत में योगा डे बनाया गया था। तो ये वर्चुअल योगा डे था, मतलब स्क्रीन पे भी चल रहा था और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो थे वो थे 1.53, मतलब वैसे स्क्रीन चल रही थी वर्चुअली लेकिन एट प्रेजेंट लोग वहाँ प्रेजेंट थे। और 10 किलोमीटर से लंबी मतलब सड़क स्पेशली योगा डे के लिए यूज़ की गई थी। और इस योगा डे पर कम से कम 1.3 लाख मीन्स की 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट करके गिनीज़ बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। इससे पहले जो योगा डे पे जो लोगों की संख्या थी वो 90,000 समथिंग थी, लेकिन इस बार 1 लाख मतलब 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट करके योगा डे को गिनीज़ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कराया है, ठीक है। और पहली वाली जो यहाँ पर 1,09,084 दिया है, पिछली बार वाली संख्या जो थी इनकी, बट इस बार 1.5 लाख से ऊपर है। और पहले जो योगा डे था इवेंट वो कोटा में था और इस बार सूरत में ये कराया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC 20 जून
2023 presented the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus, with the Olympic order for COVID-19 pandemic. At the same time, the IOC honored the WHO as an organization with the Olympic Cup for 2021. तो ये न्यूज़ कह रही है कि द अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, जिसका शॉर्ट नोम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ठीक है, और डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने के प्रयासों के लिए दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यह पुरस्कार IOC और WHO के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में डॉक्टर टेड्रोस के समर्थन को मान्यता देता है, विशेष रूप से 2020 में हस्तक्षेप सहयोग समझौते को। IOC और WHO ने विभिन्न पहलुओं पर सहयोग किया है, जिससे ओलंपिक दिवस के लिए लेट्स मूव अभियान भी चलाया गया है। लेट्स मूव अभियान में थोड़ा वॉकिंग के बारे में, किस तरीके से वॉक से फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे चलना है, कैसे ये करना है, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की, मतलब ये थी WHO से रिलेटेड न्यूज़, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो आप भूलें ना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है IOC की। तो देखिए, फाउंडेड हुई थी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये फाउंडेड हुई थी 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। इसके अलावा फाउंडर थे इसके पेरी डे क्यूबरटिन एंड डी बाइक्लास। हेडक्वार्टर है इसका लॉसाने, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट हैं अभी थॉमस बैच, एंड डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफी दी कैपर। अब अगर हम WHO की बात करते हैं, ठीक है, तो WHO की बात करते हैं, तो इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 7 में WHO का लिखना भूल गई, 7 अप्रैल 1948 को ये मतलब फाउंडेड हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर प्रेजेंट है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, करंट CEO की बात करते हैं तो ट्रेडर इसके करंट CEO हैं। इसके अलावा यहाँ पर और तो इसमें 194 मेंबर्स हैं, और 2 मेंबर्स जो हैं वो असिस्टेंट मेंबर्स के रूप में भी हैं। ठीक है, तो टोटल इसके जो संख्या है मेंबर्स की वो 194 कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 असिस्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये WHO के बारे में था। इसके बाद बात करते हैं, US रेगुलेटर अप्रूव द सेल ऑफ चिकन मेड फ्रॉम एनिमल सेल ऑन 21 जून 2023। देखो, ये न्यूज़ कह रही है कि 21 जून को अमेरिकी नियामकों ने पशु कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पहले क्या होता, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो चिकन होते हैं या मुर्गा ले लो, बकरा ले लो, तो नॉनवेज खाना होता है तो उनको हमें काटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिकी नियामकों ने पशु कोशिकाओं से बने ये जो पशु कोशिका है, इससे चिकन बनाया जाएगा। इसमें किसी जानवर को काटा पीटा नहीं जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि किसी भी जो एनिमल है, मतलब कोई भी पशु है, उसके टिश्यू या सेल्स को यूज़ किया जाएगा, उसी से कृत्रिम मांस बनाया जाएगा, और कृत्रिम मांस बनाया जाएगा, उसको मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जानवरों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मांस होगा हाई क्वालिटी मांस होता है, मतलब अच्छा मांस होता है, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होता है। और जो इधर उधर की, जैसे कभी बीमारी सुनते हैं कि चिकन में ये बीमारी हो गई तो नहीं खाना है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया तो नहीं खाना है, तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन हो जाएगा। साथ के साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और क्या रहेगा इसमें कि जानवरों को भी जानवरों के स्लॉटर की भी नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ यही बोल रही है। इससे पहले ये जो चीज़ है, मतलब ये जो कृत्रिम मांस वाला जो प्रोसीजर है, ये सिंगापुर में ऑलरेडी चल रहा है।
यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अलाउइंग टू कैलिफोर्निया कंपनी ऑन ऑफर लैब ग्रोन मीट टू द नेशन रेस्टोरेंट टेबल एंड इवेंचुअली सुपरमार्केट सेल। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 21 जून को अमेरिकी नियामकों ने पशु की कोशिकाओं से बने चिकन की बिक्री को मंजूरी दी है, जिसमें ये पहली बार होगा कि जैसे ऐसे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। कैलिफोर्निया स्थित 2 कंपनियां हैं, जिसमें कि जो ऊपर लिखी हुई हैं अपसाइड फूड और गुड मीट को कृषि विभाग से सेल संबंधित मार्च की पेशकश करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 कैलिफोर्निया कंपनी में इस तरीके के मांस को उगाने के लिए परमिशन दी गई है। कैलिफोर्निया की 2 लैब को इस तरीके के मांस को उगाने के लिए परमिशन दी गई है, और वो दोनों लैब कौन सी है? अपसाइड फूड एंड गुड मीट, ठीक है। और गुड मीट पहले से ही सिंगापुर में इसको सेल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस दोनों कंपनी को, अपसाइड फूड एंड गुड मीट कंपनी को, ऐसे मांस बनाने के लिए परमिशन दे दी है। और अभी what now being referred to as cell cultivator cultural meat as it emerges from the laboratory and arrive the dinner plates। इसमें क्या होगा कि जो सेल से किसी भी पशु के या सेल या टिश्यू को लिया जाएगा और उसको कहाँ ग्रो कराया जाएगा? एक स्टील टैंक में, ठीक है। उसके बाद इसकी परत के परत एक अच्छी सी लेयर बन के चिकन की आएगी, जिसको टेबल पे परोसा जाएगा। द move launch a new era to meat production aim to eliminate harmed animals and drastically reducing environmental impact of grazing growing feed for animals and animals based। तो यहाँ पर यही जो मैंने अभी बताया था कि इससे क्या होगा कि जानवरों के वध नहीं किया जाएगा, प्रयोगशाला में उत्पादित होगा, साथ के साथ ये हाई क्वालिटी मीट होगा, ठीक है। और एनवायरनमेंट को भी हम इससे अच्छा कर पाएंगे। गुड मीट से जुड़ी बी निर्माण कंपनी जॉइन बायोलॉजिक्स को भी संबंधित मांस उत्पादकों का उत्पादन करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो गुड मीट से जुड़ी मांस से जुड़ी और भी चीज़ें हैं, उनको भी गुड मीट कंपनी सेल कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित मांस की मंजूरी मांस उत्पादन में एक नए युग का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य पशु कल्याण और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। इससे जानवरों को होने वाले नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट को काफ़ी कम करने की क्षमता है, ठीक है। तो ये थी फुल न्यूज़। इसके बाद हम सेकंड न्यूज़ पर आते हैं। ये न्यूज़ कह रही है कि द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज़ सेलिब्रेट 23 जून। एक अभी हमने ऊपर पढ़ा था 23 जून को विडो डे, अब ये दूसरा 3 जून का डे है। इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो प्रत्येक ईयर मतलब एवरी साल, हर साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यह दिन सार्वजनिक और उनमें काम करने वाले लोगों की महत्व की सराहना करने के लिए समर्पित है। और इस बार जो ये यूनियन नेशन पब्लिक सर्विस डे था, इसकी थीम थी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ठीक है। इसके अलावा यह दिन सार्वजनिक सेवा और उनमें काम करने वाले लोगों की महत्व की सराहना करने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र ने असाधारण सार्वजनिक सेवा परियोजना को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार की स्थापना की। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम को 2016 से अद्यतन किया गया था, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 20 दिसंबर 2002 को महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। ये चीज़ मैंने ऊपर भी दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ मैंने ऊपर भी दी हुई है जो मैं नीचे बता रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी दी हुई है, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि 20 दिसंबर 2002 को महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया। इसका उद्देश्य विकास में सार्वजनिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार अनुकरणीय सार्वजनिक सेवा संस्थानों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है।
यूएनपीएसीए का लक्ष्य सरकारी प्रभावशीलता में सुधार करना और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना है। 2023 के दिवस की बात करते हैं तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसके अलावा 21 इनकी थीम भी दी हुई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस थे इसकी जो थीम थी वो थी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, विश्व संगीत दिवस की जो थीम थी वो थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम थी वो थी घर से दूर आशा। 19 जून की बात करते हैं संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम थी वो थी संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने के लिए, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना। ये सबकी थीम थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज की फिर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 8 पर आते हैं। आर्टिकल 8 के बारे में मैं नॉर्मल बताती हूँ कि इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या आता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत के नागरिक हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं इंडिया के बाहर, उनकी मान्यता कैसे रहेगी भारत के नागरिक के लिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत से रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर रह रहा है, चाहे वो किसी भी कोने में रह रहा है, ठीक है, और वो अगर भारत में पैदा हुआ है या उसके माता पिता पैदा हुए हैं या उसके दादी दादा पैदा हुए हैं भारत में, तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। ठीक है, अब वो भारत का निवासी कहलाएगा। अब उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे ये करना पड़ेगा कि हमारे जो भी, देखिए आपको पता होगा कि एम्बेसी होती हैं हर कंट्री में, अलग अलग एम्बेसी होती हैं हर देश की, ऐसे ही इंडिया की भी एम्बेसी हैं जगह 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 जगह। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या डोमिनियन इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन, एक मिनट, इसके लिए जो फॉर्मेट तैयार करते हैं कि वो भारत का निवासी कैसे बनेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनमें से ये दोनों लोग जो हैं इसके लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन की बात करते हैं तो ये 26 जनवरी 1950 से पहले तक का, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये 26 जनवरी 1950 के पहले वाले केसों को हैंडल करेगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले गया है तो उसके लिए उसको यहाँ जाना पड़ेगा, और 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो यहाँ पर। तो ये दोनों ही बॉडी को गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है इस चीज़ के लिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको यहाँ पर इनको अपने फॉर्म वगैरह जो भी है वो सिटीजनशिप इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो इसको क्या करेंगे, एज ए इंडिया सिटीजन के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 एनी पर्सन who or either of his parents or any of the whose grandparents was born in India defined in the Government of India Act 1935। तो कोई भी पर्सन जो कि जैसा मैंने अभी बताया था बाहर रह रहा है, लेकिन वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादी दादा सब नाना नानी यहाँ पे रह रहे हैं, तो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग वो यहीं का इंडिया का नागरिक होगा। एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडिंग इन एनी कंट्री ऑफ इंडिया डीम टू सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ हैज़ बीन रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक काउंसिल, जो मैंने अभी बात कही थी ये सारी की सारी वही सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट के बारे में, तो स्टेट है हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं तो फॉर्मेशन डे था 1 नवंबर 1966, मतलब 1 नवंबर 1966। इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं चंडीगढ़ है, सीएम है एम खट्टर, गवर्नर की बात करते हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद
टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट हैं इसमें 10 और राज्यसभा सीट हैं इसमें 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी हिंदी है। लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं, फरीदाबाद है। और यहाँ पर मैं इसकी लेजिस्लेचर लिखना भूल गई, ये यूनिकैमरल स्टेट है, यूनिकैमरल है। ठीक है, यूनिकैमरल, क्योंकि यहाँ पे केवल विधानसभा है, एक ही सभा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकैमरल है ये। इसके बाद स्टेट एनिमल की बात करते हैं। स्टेट एनिमल है यहाँ का ब्लैक बक। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो ब्लैक फ्रैंकोलिन यहाँ का स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो लोटस यहाँ का स्टेट फ्लावर में काउंट होता है। रिवर की बात करते हैं, यमुना, घाघर, हाकरा, ये यहाँ की रिवर हैं। और मिनरल की बात करते हैं तो आयरन सबसे ज़्यादा मतलब माना जाता है यहाँ पे कि पाया जाता है। सॉइल की बात करते हैं, एल्वुलाई सॉइल है यहाँ पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। टेम्पल है मार्कंडेश्वर जो फेमस है काफ़ी। लेक की बात करते हैं, दमदमा लेक यहाँ की फेमस है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक ऑफ हरियाणा विद एन एरिया ऑफ 3000 एकड़। फेमस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि हिसार में है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आया भी है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है यहाँ पे कि कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे फेमस है। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हिसार में है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ठीक है, और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो अबोसर हार, सरस्वती खार, परवास, नाहर, भिंडवास एंड चिलचिला यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। करंट स्कीम की बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी करंट स्कीम है, जिसमें से कुछ स्कीम जो है काफ़ी फेमस भी हैं, जैसे हरियाणा फ्री टैबलेट भी है और हरियाणा फ्री लैपटॉप स्कीम। ठीक है, ये दोनों काफ़ी फेमस रही हैं। यहाँ पे लैपटॉप स्कीम लिखना मैं भूल गई हूँ तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, हरियाणा फ्री टैबलेट और फ्री लैपटॉप स्कीम। हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी बहुत फेमस स्कीम है। हरियाणा हरिहर स्कीम ऑल्सो फेमस है। इसके अलावा सोलर स्कीम है इसकी, हरि मनोहर ज्योति योजना सोलर होम, ये इसकी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कीम है। इसके अलावा हरियाणा लेबर चिकित्सा सहायता योजना, दीनदयाल उपाध्याय अनंतोदय परिवार विकास योजना ऑल्सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से ये इसके अलावा ये। ठीक है, हरियाणा पशुधन उत्थान योजना, निरोगी हरियाणा स्कीम 2023, हरियाणा लेबर फ्री टेबल फैसिलिटी स्कीम, हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड डेथ असिस्टमेंट, हरियाणा जॉब फेयर पोर्टल फॉर अपकमिंग रोजगार मेला, हरियाणा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम 2023, हरियाणा पद्मा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कौशल रोजगार निगम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, हरियाणा कन्यादान योजना, हरियाणा मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये भी काफ़ी अच्छी है, पैटर्निटी बेनिफिट स्कीम ये। इसके अलावा इसमें मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, हरियाणा डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम, महिला समृद्धि योजना, हरियाणा हैंडीकैप्ड पेंशन योजना, हरियाणा बाईसाइकिल स्कीम, हरियाणा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट न्यू किडनी HIV कैंसर पेशेंट पेंशन स्कीम, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना। तो ये सारी की सारी इसकी 2023 की योजना थी जो मैंने आपको बता दी। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट बता दी वही आएंगी, सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार। आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।